बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर। और इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करवाने से पहले एक मरतबा मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। असल बात ये होती है कि देखिए, आपने जब 9th और मैट्रिक में पेपर दिया होता है ना, तो उसमें आपने एक ही बायोलॉजी का पेपर दिया होता है जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं ना, एक बॉटनी का, एक ज़ूलॉजी का। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में पेपर देंगे तो आपके 2 अलग अलग पेपर होंगे, ठीक है। 2-2 घंटे के पेपर होंगे ये। एक पेपर बॉटनी का होगा, एक पेपर ज़ूलॉजी का होगा। यानी आप टोटली बॉटनी और ज़ूलॉजी के पेपर को अलग तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, अलग अलग डेज़ में अटैम्प्ट करेंगे। अब बुक तो आपकी एक ही है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें पोर्शन मार्क्स कर देना है। इन्होंने बस अपनी आसानी के लिए देखिए कुछ ग्रीन पार्ट, कुछ ब्लू पार्ट और कुछ इस तरह से पर्पल कलर के पार्ट्स जो है ना, ये बनाए मैं। एक्चुअली होता ये है कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों में काउंट होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है पेपर तो किसी एक वाले पोर्शन में ही बनता है, तो इसी वजह से चैप्टर को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। अब मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है, जो जो चैप्टर ज़ूलॉजी में आने वाले हैं उसको मैंने Z से मार्क किया है, और जो जो बॉटनी में आने वाले हैं ना उसको मैंने B से मार्क किया है। तो टोटल 14 चैप्टर में से 7 बॉटनी में आएंगे और 7 ज़ूलॉजी में आएंगे। इसको मार्क कर लीजिए पहले। फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आपका ज़ूलॉजी में आएगा। क्यों ज़ूलॉजी में आएगा? क्योंकि इसमें जो ज़्यादा पार्ट है ना वो आपके एनिमल पोर्शंस को ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, बायो पोर्शंस को इतना नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है एंजाइम्स, ये भी आपका पूरा पूरा किस में आएगा, ज़ूलॉजी के पोर्शन में आएगा। नेक्स्ट आपके पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ये बेसिकली जो सेल स्ट्रक्चर्स इसमें डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा पार्ट किसके हैं, बॉटनी सेक्शन के हैं, तो इसी वजह से बॉटनी सेक्शन में चला जाएगा आपका। नेक्स्ट है बायो एनर्जेटिक्स, ये भी बॉटनी में चला जाएगा। उसके बाद लाइन से चैप्टर देखें, ए सेलुलर लाइफ, प्रोकैरियोट्स, प्रोक्टिक्स एंड फंगस, और इसको फंजाई भी पढ़ते हैं, इसको फंगी भी पढ़ते हैं, ठीक है। फंगी इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, और ये यहाँ तक के तमाम चैप्टर, ठीक है। कौन कौन से हो गए, बायो एनर्जेटिक्स, ए सेलुलर लाइफ, प्रोकैरियोट्स, प्रोक्टिक्स एंड फंगी, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, ये सारे के सारे लाइन से किसके हो गए, बायो के हो गए। अब इधर आ जाओ, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ये ज़ूलॉजी सेक्शन में आएगा, Z मेंशन कर दीजिए। फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स अंडरस्टूड है, ये बॉटनी सेक्शन का है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये ज़ूलॉजी का है। सर्कुलेशन, ये भी ज़ूलॉजी का है, ठीक है। उसके बाद है इम्यूनिटी, ये भी ज़ूलॉजी में आएगा, और गैशियस एक्सचेंज, ये भी ज़ूलॉजी में आएगा। तो कुल मिला के 7 चैप्टर्स बॉटनी के और 7 चैप्टर्स ज़ूलॉजी के हैं। ये मैंने आपको मार्क करवा दिए, ये आपने बिल्कुल अलग स्पेसिफाई कर लेने अपने बुक में, ताकि आपको याद रहे कि ज़ूलॉजी के पोर्शंस में कौन से चैप्टर तैयार करोगे और बॉटनी में कौन से करोगे, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में जो ये आपका पहला चैप्टर था, इसके ना MCQs और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। आज के इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करूँगी, और उसको आपने इसी बुक के अंदर ही मार्क करना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। अच्छा, आप अगर चाहें तो अपनी आसानी के लिए ये कर सकते हैं कि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को पेंसिल से मार्क किया है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को किसी पेन से या किसी डिफरेंट कलर से मार्क कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आ जाती हूँ सीधा आपको लेकर पेज नंबर 27 पे, ठीक है। पेज नंबर 27 पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है सारे के सारे। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, ये कहता है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ एंड रोल्स ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 चीज़ें जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ और रोल हमें डिस्कस करनी है। कौन कौन सी 4 चीज़ें, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन। अच्छा, ध्यान से एक बात समझ लीजिएगा कि इसमें से स्टार्च और सेलुलोज, ये 2 चीज़ें जो है ये आपको प्लांट्स में मिलेंगी। ग्लाइकोजन एंड काइटिन, ये 2 चीज़ें जो है वो आपको एनिमल्स में मिलती हैं, ठीक है। पेज नंबर 10 और 11 में मिला के इसका आंसर है। हम सीधा वहाँ मूव करते हैं। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको लगता है, बहुत आसान है। बस पोर्शन की वजह से कभी कभी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरे 2 पेपर देने हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। 2 पेपर में जो कंटेंट है वो बस मुनासिब है, आप आराम से कर लोगे। पेज 10 पर आ जाओ, सबसे पहले स्टार्च को मार्क करो। यहाँ से देखना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा पाया जाने वाला रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब है कि इसमें ग़िज़ा स्टोर हो जाती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाएगा, हायर प्लांट्स में। इसके साथ साथ ये कहाँ मौजूद होगा, फाउंड इन सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब होता है जितने भी अनाज है ना आपके, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, ओट्स हो गए, राइस हो गए, ये सब सीरियल्स हैं जो हम बेसिक अपनी ग़िज़ा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेग्यूम्स होते हैं ऐसे फलीदार पौधे ना, जैसे कि पीनट्स हो गए आपके, बीन्स हो गए, ये सब। ट्यूबर्स जैसे कि गन्ना, इस तरह की
इसकी लंबी स्टेम्स होती हैं। एंड अदर वेजिटेबल्स, इसके अलावा जितनी वेजिटेबल्स हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। अब ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और एक स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। स्ट्रेट चेन जो है उसको क्या कहा जाता है, अमाइलोज। यानी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में कंबाइन हो, इन्होंने एक स्ट्रेट चेन बना ली, इसको आपने कहा अमाइलोज। इस अमाइलोज की ख़ास बात क्या होती है कि ये जो नॉर्मल पानी होता है ना, इसके अंदर तो इनसॉल्युबल है, लेकिन जब हम इसमें हॉट वाटर जो है इसमें डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात ये जो अमाइलोज है ना, ये एक ब्रांच चेन बना लेता है, इसको अमाइलोज पैक्टिन भी कहा जाता है। अमाइलो पैक्टिन की ख़ास बात क्या होती है कि ये पानी चाहे वो मतलब हॉट हो चाहे वो कोल्ड हो, दोनों में ही इनसॉल्युबल हो जाता है। तो आपने स्टार्च को यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, मार्क कर देना है। अब सेकेंड हेडिंग पे आ जाओ, ग्लाइकोजिन। खास बात ये थी कि स्टार्च सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजिन पर आ जाइए, अब ग्लाइकोजिन को मार्क कीजिए। देखें ग्लाइकोजिन में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना वो सिमिलर होता है तकरीबन स्टार्च से, लेकिन खास बात क्या होती है कि ग्लाइकोजिन आपको हमेशा एनिमल्स में मिलेगा, इसीलिए इसको आमतौर पे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। और ये खास तौर पे कहाँ कहाँ पाया जाता है, तमाम एनिमल्स में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गई, इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं ना छोटे से लेके बड़े तक, इन सब में पाया जाता है। कहाँ मिलेगा, खास तौर पर लिवर में और मसल्स में, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको मार्क कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ आप, इसमें आ जाता है आपके पास सेलुलोज। एज आई सेड अर्लियर कि 2 हेडिंग जो है ना वो प्लांट्स की थी और 2 हेडिंग जो है वो एनिमल्स से रिलेटेड थी इसमें। तो सेलुलोज जो है ये भी कहाँ पाया जाएगा, आपके प्लांट्स में पाया जाएगा। अब इसकी खास बात क्या होती है, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और ये ज़्यादातर क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, ये हाईली इंसॉल्युबल होता है वाटर में और इसके साथ साथ ये ह्यूमन बॉडी जो है ना इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, यानी ह्यूमन बॉडी में वो एंजाइम ही नहीं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। अच्छा, ये जो सेलुलोज है इसकी ख़ास बात क्या होती है कि इसमें मुख्तलिफ ग्लूकोज के यूनिट्स जो है ना वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। स्ट्रेट चेन का मतलब होता है कि सीधी सीधी चेन बनेगी, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाते हैं आपस में। और ये जो स्ट्रेट चेन होते हैं ये आपस में स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाता है। स्पाइरली क्वाइल्ड का मतलब होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, देखें, ठीक है, इस तरीके से स्पाइरल हो जाते हैं। और उसके बाद ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक जाएंगे और ट्यूब्स की शक्ल बना लेते हैं। और ये ट्यूब जो है ये क्या करता है, ये प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो बनाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हेडिंग है इसकी ये देख ली, अभी तक ये पहला लॉन्ग ही चल रहा है जो मैं आपको डिस्क्राइब करी हूँ सारा। काइटिन, काइटिन के स्टार्ट में जो इन्फॉर्मेशन है ना ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको कहाँ से मार्क करना है, ध्यान से देखो, यहाँ से करना है। काइटिन जो है मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, इसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है और ये क्या करती है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको इंक्रीज़ करती है। यानी बहुत सारे आपस में छोटे छोटे से मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और उसके बाद एक बड़ा सा पॉलीमर बना देंगे। उस पॉलीमर का फ़ायदा क्या होगा, ये काइटिन के स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देगा, ठीक है, इसे काइटिन कहेंगे। अब होता क्या है कि प्योर फॉर्म में अगर आप इसको देखेंगे ना तो काइटिन जो है वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट होती है, ठीक है, झिल्लीदार सी होती है। लेकिन होता क्या है कि अगर ये थोड़ी सी एडवांस हो जाए, यानी इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ऐड हो जाती है, तब ये ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ये क्या करती है, ये बहुत से जो छोटे एनिमल्स होते हैं जिसको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, कीड़े मकोड़े जिनमें आ जाते हैं, उनकी बॉडी का जो आउटर स्केलेटन्स है जिसको एक्सोस्केलेटन्स कहते हैं, इसको बनाने में काम आती है। कॉमन एग्जाम्पल, कॉकरोचेस की बॉडी का जो आपने ऊपर का स्ट्रक्चर देखा वो काइटिन का बना होता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के मोलस्क जो होते हैं उनका शेल बना हुआ होता है। इसी तरीके से क्रस्टेशियंस में जितने भी झींगे और यानी कि प्रॉन्स और ये श्रम्स वगैरह हैं ये सब आ जाता है, ठीक है। इनकी बॉडी का जो आउटर स्केलेटन जिसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है वो इस काइटिन से बनता है। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन है लॉन्ग जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास सवाल है कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड। पेज नंबर 20 एंड 21 पर आ जाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड पर आ जाएं आप, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड पेज नंबर 20 पर है और आपने इसको देखना है। ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। द न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ 5 शुगर बेस्ड कंपाउंड, ठीक है। तो होता क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये 5 शुगर के मॉलिक्यूल जो है 5 शुगर के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, ठीक है। ये जो पॉलीमर होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स
फॉर्म्स होते हैं, यानी वायरस से लेके मैन तक सब में ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होता है। सबसे पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है इसको, ठीक है। बेसिकली 2 किस्म के न्यूक्लिक एसिड जो है वो होते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए कहा जा रहा है, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए कहा जाता है। दोनों में ही न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये जो दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये लीनियर होते हैं, यानी सीधे सीधे होते हैं, अनब्रांच होते हैं, इनमें कोई ब्रांच नहीं होती, और ये पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसने आपसे कहा है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड जो है उसको बताइए। तो यहाँ आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पर, बिल्कुल ही पेज नंबर 21 पर, और इसको देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले मोनोन्यूक्लियोटाइड की हेडिंग लगाकर आपने यहाँ सिंगल से लेके साइक्लोसिस तक लिखना है। इसको बता देती हूँ मैं आपको होता क्या है इसमें। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है मोनोन्यूक्लियोटाइड की शक्ल में। ये मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है इनमें एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है, जैसे एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, अब आप इसको कहेंगे एडीपी। एडीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन फॉस्फेट। या फिर ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात ये एटीपी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। एटीपी का मतलब होता है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये कंडीशन कब होगी, जब फॉस्फेट के एक के बजाय 3 मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। तो अगर सिर्फ एक फॉस्फेट अटैच होगा तो वो एडीपी, अगर 3 मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे तो वो एटीपी है, ठीक है। एटीपी जो है वर्क करता है एनर्जी स्टोर की शक्ल में, यानी ये आपको एनर्जी देता है। समझ लीजिए कि एनर्जी के पैकेट्स हैं, जैसे ही आपको एनर्जी की ज़रूरत हुई वो फ़ौरन रिलीज़ हो जाएंगे। Carrying an energy providing molecules to metabolic reactions, this energy is utilized to drive energy demanding reactions such as synthesis of protein, lipid, carbohydrates, mechanical energy for cyclosis। तो बहुत सारे हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कआउट होते हैं। इसके साथ साथ कभी प्रोटीन बनने की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है, कभी लिपिड बनते हैं, कभी कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। आपकी जो बॉडी होती है ना, एक किस्म की समझ लीजिए कि मशीन होती है, जिस वक्त जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है ऑन डिमांड वो बन रही है। तो उस वक्त ये एटीपी और एडीपी जो है ना, ये क्या करेंगे, फौरी तौर पे ब्रेक करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और इन चीज़ों के सिंथेसिस में जैसे कि प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, इसके इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी है, इसको देख लीजिए, इसको बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएँ डाइन्यूक्लियोटाइड। समटाइम्स 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवेलेंटली बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड। कभी कभी क्या होता है कि 2 मोनोन्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं जिसको डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड है इसको आमतौर पे हम कहते हैं एनएडी, यानी जब मोनोन्यूक्लियोटाइड से एनर्जी निकली तो हमने कहा ये एटीपी है। लेकिन जो डाइन्यूक्लियोटाइड है इसको हम क्या कहेंगे, निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये किस्म का विटामिन होता है निकोटीन, ठीक है। ये अटैच हो जाता है 2 न्यूक्लियोटाइड के साथ और ये क्या बना देता है, एनएडी, सही है। अब ये क्या करता है, ये कोएंजाइम के तौर पे रिएक्शन करता है जहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों काम हो रहे हैं, उस वक्त भी एज अ कोएंजाइम यानी एंजाइम के हेल्पर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। इसका काम क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और एनर्जी वगैरह जो है इसको लेके आना जाना करता है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, NADH2 है और FADH2 है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसको सपोर्ट करने के लिए डायग्राम्स जो है वो साथ साथ बना देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो बेशक फिर आप डायग्राम ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इसको देखिए आप, ये आपसे पूछता है व्हाट इज़ अमाइनो एसिड, एक्सप्लेन पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन। यानी सबसे पहले तो आपको बताना है अमाइनो एसिड्स क्या है, फिर आपको बताना है कि पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। सीधा पेज नंबर 13 पे मूव करेंगे आप। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखिए अमाइनो एसिड जो है वो शॉर्ट में भी पूछा था और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, तो वही शॉर्ट आप एज इट इज़ यहाँ लगा दोगे अमाइनो एसिड की डेफिनेशन के नाम पर, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दोगे, ठीक है। अब इसमें इसने क्या बताया था, अमाइनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और ये क्या करते हैं, एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन एटम मैंने पहले भी बताया जिसके चारों तरफ 4 अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो एक तरफ ये अमाइनो ग्रुप लग जाता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है और इस तरीके से एक अमाइनो एसिड का सिंपल मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो हो गई अमाइनो एसिड की डेफिनेशन। अब इसने आपसे पूछा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आ जाना है कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन इज फॉर्म बाय लिंकिंग अमाइनो एसिड्स बाय पेप्टाइड बॉन्ड।
जो प्रोटीन होती है या पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो कैसे बनती है, जब क्या होता है अमाइनो एसिड्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो क्या करता है, अमाइनो ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके बड़ी चेन बनाता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, एक आपके पास अमाइनो ग्रुप है और एक आपके पास सिंपल सा जो है ना कह लीजिए अमाइनो एसिड है, दूसरा भी अमाइनो एसिड है, तो एक का OH ग्रुप दूसरे के H ग्रुप के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर। और इस तरीके से ये एक लंबा मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसका कार्बन इसके नाइट्रोजन से आके अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म कर देता है। तो इस तरीके से आपने पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन लिखनी है, और फिर ये वाली जो इक्वेशन है इसको एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है कि जो रिजल्टेंट डाइपेप्टाइड बनता है इसे हम कहते हैं कि ये ग्लाइसिल एलानीन है, ठीक है। अभी जो ग्लाइसिल एलानीन है इसमें दो अमाइनो एसिड्स होंगे, ये दोनों आपस में सब यूनिट बना लेंगे। सब यूनिट का मतलब होता है एक ही यूनिट इन्होंने बना लिया, और अब इसको आपने क्या कहा, इसने कहा कि ये डाइपेप्टाइड हो गया है, ठीक है। तो ये जो डाइपेप्टाइड है इसमें अमाइनो ग्रुप एक साइड पर और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो दोनों अटैच्ड हो जाते हैं और एक ही मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो आप गौर से देखें, ये वाला एक हो गया अमाइनो ग्रुप, इसका ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाकी पूरा स्ट्रक्चर बीच में क्या हो गया, इंटरलिंक्ड हो गया, और इसने क्या चीज़ फॉर्म कर दी है, एक डाइपेप्टाइड, और इस पूरी लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर। अच्छा जी, दोबारा चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले अमाइनो ग्रुप जो है, सॉरी अमाइनो एसिड जो उसकी आपने डेफिनेशन देनी थी यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपने क्या करना है, पेप्टाइड लिंकेज की हेडिंग पुट करनी है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है, एक इक्वेशन डालनी है, उसके बाद दोबारा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास जी, नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पेज नंबर 15 एंड 16 पर है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो कई बेसिस पर होती है, आपको बताना पड़ेगा कि प्रोटीन जो है इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर पे और फंक्शन की बेस पर, ठीक है, इसी तरीके से शेप की बेस पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की हेडिंग डाल के सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें कि इसको 3 अलग अलग तरीक़ों से हम क्लासीफाई करते हैं। फिर इसने आपसे क्या पूछा, इसने कहा है आपसे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो प्रोटीन्स हैं उसको बता दें। तो ये देखिए, ये पूरा आपके पास लिस्ट है, चाहे तो कम से कम इसमें 3 से 4 तो लाजमी आप लिख दीजिएगा, ठीक है, पूरा पूरा ना भी लिखे, 3 से 4 लाजमी लिखिएगा, स्ट्रक्चर की भी और फंक्शन की भी। ये पूरी लिस्ट है, ठीक है, टेबल है। तो आपने यहाँ पे देखना है एक्शन है, यहाँ पे देखेंगे मसल्स फॉर्मिंग प्रोटीन है, यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि देखिए अमाइलॉइड है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कैडिस्प्ली, उसके बाद है कॉन्ड्रोसिलिन, कोलाजिन, इलास्टिन, फिब्रिलिन, जेलाटिन, स्केलेरा प्रोटीन, टाइटिन, ट्यूबिलिन, केराटिन, ठीक है, ये सारे प्रोटीन्स के नाम हैं। और साथ में इसका जो है ना ये बताया इन्होंने कि कौन कौन से मसल्स जो हैं ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं, और इसके साथ साथ ये क्या फंक्शन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्टिन है, ये मसल्स फॉर्मिंग प्रोटीन है, एमाइलॉइड है, ये सेल सरफेस प्रोटीन के तौर पे काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से कैडिस्प्ली है, ये क्या करता है, ये डेब्रीज को, जैसे कि रॉक्स, स्टिक्स हैं, ट्विग्स हैं, ये सब प्लांट में पाए जाते हैं, एंड शेल्स ऑफ नेट ऑफ प्रे, इन सबको क्या करता है, ये बाइंड करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी लिस्ट हैं, आपको इनमें से जो नाम आसान लग रहे हैं और जो फंक्शन आसानी से याद हो रहे हैं उसको 3 से 4 को आप मार्क करके लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ। इसमें जो प्रोटीन है ना ये आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचानते भी हैं और आप इसको आसानी के साथ लिख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपने सुने में है। तो अब इनमें कौन कौन से आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल क्या है, अमाइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये सब क्या करते हैं, आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और उसको सिंपल जो मोनोमर्स यानी छोटे छोटे टुकड़े उनमें तोड़ देते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट की टाइप, इसमें हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन आ जाती है। ये क्या करते हैं, आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है वो तो ब्लड को कलर देता है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन ऐड करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इसका एक्सचेंज होता रहता है ब्लड में, और लिम्फ होता है बॉडी का, ये सब का सब जो एक्सचेंज है ये थ्रू आउट द बॉडी हो रहा था इन्हीं 2 प्रोटीन्स की मदद से। नेक्स्ट हार्मोन्स अच्छी तरह पहचानते हैं आप, इसमें सिर्फ 2 ही नाम लिखे हुए, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, लेकिन बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जो अलग अलग फंक्शंस जो है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके बाद है डिफेंसेस, ठीक है, डिफेंसेस का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आने वाला हो तब वो आपको प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनोग्लोबिन है, इंटरफेरोइन है,
ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपकी बॉडी को फॉरेन पैथोजिन का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो है, जो बाहर से आपकी जिस्म में दाखिल हो रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इससे प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल, इनमें एक्टिन और मायोसिन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन है या एग वाइट है, ये सब क्या करती हैं, आपकी बॉडी को, या फिर जो डेवलपमेंट एब्रियो बॉडी में होता है इनसाइड द बॉडी, उसकी न्यूट्रिशन में, उसकी नूरिशमेंट में हेल्प कर रही होती हैं। तो इसमें भी आपने फंक्शनल प्रोटीन में से 3-4 जो आपको आसान लग रहे हैं फंक्शन और इसके एग्जाम्पल्स के साथ वो दे देना। ठीक है, क्वेश्चन ही काफ़ी बड़ा है, तो इसमें से सारा पार्ट नहीं होता, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ज़ाहिर है इसके भी एक लिमिटेड मार्क्स है, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखेंगे। 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स देके आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, ये देखें, व्हाट आर लिपिड्स, एक्सप्लेन एसाइल ग्लाइसरोल एंड वैक्सेस। पेज नंबर 16, 17 एंड 18 पे इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाते हैं हम लिपिड्स के ऊपर। सबसे पहले तो इसको आप मार्क कर लें, लिपिड्स की हेडिंग है। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसा कि ईथर या अल्कोहल है इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये कंपाउंड्स जो हैं बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। लेकिन इसमें जो ख़ास बात है वो क्या होती है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो कार्बोहाइड्रेट्स के केसेस में तकरीबन बराबर होता है, इसमें ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम मिलेगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया कि स्टेरीन ये एक किस्म का फैट है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C57H1110O6 ओनली। ठीक है, अगर यही फर्ज कर लो कार्बोहाइड्रेट होता ना, तो अगर 57 कार्बन थे तो ऑक्सीजन भी इसके आसपास होता, इतने टक्कर का होता। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है, इसी वजह से जब भी ये बर्न करते हैं, ये डिकम्पोज होते हैं, तो इनमें क्योंकि कार्बन की और हाइड्रोजन की क्वांटिटी बहुत हाई होती है, इसी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में तकरीबन डबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये होगा आपके लिपिड्स। अब आ जाओ आप एसाइल ग्लाइसरोल, जिसका दूसरा नाम फैट भी है। यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले इसको मार्क कर लो। ये क्या होते हैं, ये ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड के कंडेंस प्रोडक्ट होते हैं। ग्लाइसरोल का मतलब होता है, ये देखिए 3 कार्बन वाले होते हैं, इधर देखिए, ग्लाइसरोल का मतलब होता है कि ये 3 कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, तो हर एक के साथ एक एक वाटर जो ये रिलीज़ कर देता है, टोटल 3 वाटर ये रिलीज़ कर देता है, और जो चीज़ बचती है ना, दैट इज़ सेट टू बी द ट्राइग्लिसराइड, और इस तरीके से जो है ना आपकी क्या चीज़ बन जाती है, फैट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ईस्टर जो है वो is the bond or the linkage formed between alcohol and organic acid by removing water. This reaction is called esterification. चाहे तो ये लाइन आप ऐड कर दें, वरना आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं फैटी एसिड तक। ठीक है, अब इसकी 2 टाइप्स हैं, इसको देख लें जल्दी से। इसकी 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक तो होती है सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, पहले तो मार्क कर लीजिए। सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल यहाँ से लेके इसकी एग्जाम्पल है, अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल नेम के साथ भी लिखेंगे, यानी कि स्टेयरिन और लिनोलिन। इस चीज़ को मैं तेज़ी से इसलिए भगा रही हूँ कि ये मैंने आपको शॉर्ट में कराया हुआ है। सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल जो है, इसमें ख़ास बात क्या होती है कि सीधा सीधा स्ट्रक्चर फैटी एसिड होता है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, जितने भी कार्बन एटम चलन में कोई भी डबल बॉन्ड आपको नहीं दिखेगा। तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जिसकी एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल है, ये क्या करेगा, ये भी कार्बन एटम की चेन है, इसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम है, लास्ट में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन इसमें बीच में 2 मरतबा आपको देखिए यहाँ डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है, इसको हम अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, लिनोलिन। तो दोबारा देखना, आपने सबसे पहले तो एसाइल ग्लाइसरोल को मार्क कर लिया, उसके बाद इसकी 2 एग्जाम्पल, मतलब कह लीजिए कि इसके पार्ट्स है मजीद। एक सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल है, वो यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, और अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरोल है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है जिसमें इसने पूछा वैक्सेस क्या है, इस पर आ जाइए। ये देखिए,
वैक्सेस को आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पहले मार्क कर लेना है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि वैक्सेस क्या होते हैं। ये ईस्टर होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स के। ये सिंपल लिपिड्स होते हैं। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाते हैं स्टेम में, स्टॉक्स में, लीव्स में, पेटल्स में, फ्रूट की स्किन्स में, एनिमल स्किन्स में, फर में, फेदर्स में। ये जो है वाटर रिपेलेंट होते हैं। वाटर रिपेलेंट का मतलब होता है अगर इन पर पानी लगे तो ये पानी जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। एंड नॉन रिएक्टिव ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर। इसके साथ साथ ये रिएक्शन भी नहीं करते क्योंकि इनका नॉन पोलर नेचर है। नॉन पोलर का मतलब होता है इसमें प्लस माइनस वाले चार्जेस नहीं है। दैट इज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, दीज आर केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ये इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब होता है नॉट एक्टिव, और इसके साथ साथ आपको हवा में से जो ऑक्सीजन मिलती है ना, जिससे अक्सर रस्टिंग हो जाती है, इसको भी ये रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दो तरह की जो वैक्सेस हैं ये बनती हैं। इससे एक नेचुरल होती है जैसे कि बीज वैक्स है, और इसके अलावा क्यूटिन है जो क्यूटिकल ऑफ लीव्स में बनती है, और दूसरी जो वैक्स होगी वो सिंथेटिक वैक्स होगी। ये क्या करते हैं, आमतौर पर ये हम ड्राइव करते हैं जैसे कि पेट्रोलियम है या पॉलीथाइलिन है, इसके प्रोडक्ट से हम इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो वैक्सेस आपने लिख दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये है टर्पिनॉइड्स एंड इट्स टाइप्स, पेज नंबर 19 एंड 20 पर है। सीधा आ जाइए इधर। टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं, यहाँ से पहले मार्क कर लीजिए। ये एक लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास होती है लिपिड्स की। ये आइसोप्रीनॉइड्स यूनिट्स, आइसोप्रीनॉइड यूनिट ये होते हैं C5H8, इससे मिलके बनता है, ठीक है। अब इसमें टर्पीन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं एंड प्रोस्टाग्लैंडिड्स। ये सारे के सारी टर्पिनॉइड्स की टाइप्स होती हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। किस शक्ल में, कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में। इसके अलावा ये पिगमेंट की शक्ल में पाई जाती है जैसा कि प्लांट्स में क्लोरोफिल में, और इसके अलावा इसमें कुछ फ्रेगनेंसेज होती हैं जैसा कि मेंथोल। तो सबसे पहले आपने टर्पिनॉइड्स को यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दिया। अब आ जाओ इसकी एग्जाम्पल्स पे। पहली एग्जाम्पल है टर्पीन, ठीक है। टर्पीन जो है ये टाइप है टर्पिनॉइड्स की जिसमें सिर्फ फ्यू आइसोप्रोनाइड यूनिट होते हैं, ये थोड़े से ही होते हैं C5H8 यूनिट्स, ठीक है। जैसा कि इसने इसकी एग्जाम्पल बताई कि डाइटरपीन्स, ट्राइटरपीन्स, यानी कि 2 या 3 सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, और ये ख़ास किस्म की खुशबू जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है आपकी, कि कुछ इसमें से परफ्यूम्स में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंथोल जो कि पेपरमेंट ऑयल जो है उससे आपको ऑब्टेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एस्टोराइड्स, इसका नाम आपने ज़्यादा सुना होगा। ये किस किस्म के टर्पिनॉइड्स होते हैं, ये इस तरह के होते हैं कि इसमें स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस मौजूद होता है। तकरीबन 17 कार्बन एटम्स जो है वो आपस में अरेंज होते हैं, तब कहीं जाके ये 4 रिंग्स की शक्ल में अटैच हो जाएगा। हर रिंग जो है वो हेक्सागोनल होगी, या फिर सारी की सारी हेक्सागोनल होने के साथ सिर्फ एक जो बचेगी वो पेंटागोनल होगी, क्योंकि टोटल कार्बन एटम कितना आपके पास 17 है। तो आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे देखें जिसमें ये 3 रिंग्स जो हैं, ये फर्ज कर लीजिए कि ये आपकी कैसी हो जाती है, हेक्सेन रिंग, और एक ये वाली होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 साइड होती है, तो ये पेंटागोनल हो जाती है, ठीक है। तो ये स्टेरॉइड्स होते हैं आपके। यहाँ से यहाँ तक आपने लिखा, चाहे तो ये डायग्राम सपोर्ट करने के लिए बना दें। नेक्स्ट आपके पास कैरोटीनॉइड्स, ये क्या करते हैं, कलर्स देते हैं मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स को। ये पॉलीटर्पीन्स होते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ी चेन्स होती हैं आइसोप्रीनॉइड यूनिट की, और इसमें रिंग्स की शक्ल में ये अटैच होते हैं, और एक टर्मिनल होता है इनका, ठीक है। ये कंपाउंड जो है ये पिगमेंट्स देते हैं जैसे कि रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्राउन कलर। आमतौर पर ये वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में आपको सारे कलर नज़र आ रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है क्लोरोफिल है, साइटोक्रोम्स है, फाइटोक्रोम्स है, लैटेक्स है, रबर है, एक्सेट्रा, ठीक है। लास्ट टाइप पे जल्दी से आ जाइए। ये देखें, ये है आपके पास प्रोस्टोग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स जो है ये भी एक ग्रुप है लिपिड का, लेकिन ये मेमेलियन टिश्यूज़ में पाया जाता है, ठीक है। ये मेमेलियन का मतलब होता है ये जो सबसे हायर क्लास है एनिमल्स की ना, ये वहाँ पाया जाता है। ये क्या करता है, जब कहीं इंजरी होती है यानी कोई चोट लगती है या बीमारी होती है, तो इसमें डिफरेंट किस्म के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन ऑफ द पेन, ब्लड फ्लो एंड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट्स। तो इन सारे कामों को करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। ये भी एक किस्म का क्या है, आपका टर्पिनॉइड है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का और टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का,
ठीक है, इधर आ जाएं आप सीधा पेज 24 पर। अच्छा, एक चीज़ तो समझ लीजिएगा कि कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाए तो उसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म व्हेन बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइन केमिकली विद ईच अदर एक्टिंग एज वन यूनिट। यानी कि दो समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं लेकिन जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो यहाँ से यहाँ तक पहले लिख लो, फिर ये सारी आपने मार्क करनी है। पहली है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कौन कौन सी दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें लिपिड होगा, दूसरा इसमें ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वाला होगा। तो ये कॉन्जुगेट होते हैं लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के। इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है? सेरिब्रोसाइड्स। ठीक है, क्योंकि ये वाइट पैटर ऑफ ब्रेन और मेलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर यानी दिमाग के जो दो हिस्से इनमें पाई जाती है, इसी वजह से इसको सेरिब्रोसाइड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है म्यूकोइड्स भी है। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? ये कंबाइन होते हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ तो ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। ये क्या करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, रिसेप्टर के तौर पे काम आते हैं, ब्लड के ग्रुप के एंटीजेंस के तौर पे काम आते हैं। इसके अलावा एल्ब्यूमिन और गोनेडोट्रोपिन्स जो है, यहाँ जो एग का पार्ट है, इनमें भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लिपोप्रोटीन। ये भी कॉन्जुगेट प्रोटीन होती है कि लिपिड्स के और प्रोटीन्स के मिलाप से बनते हैं। ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं लिपिड्स की ब्लड प्लाज्मा में। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, न्यूक्लियस में, एग योक में, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है, इन सब के भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। आपको पता है ये सब स्ट्रक्चर जो मैंने लाइन से पढ़े हैं ना, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन। ये क्या करते हैं? ये सिंपल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मिलाप से बनते हैं और ये मेन कंपोनेंट होते हैं क्रोमेटिक मटेरियल जैसा कि क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो कंप्लीट हो गया। बहुत लंबी वीडियो थी, मैंने कोशिश किया था कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना आपको सीधे सीधा मार्क करा के एक्सप्लेन कर दूं। फिर भी कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टूडेंट्स का होता है उसको शेयर किया कीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।